हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपक एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस। तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर है सिविक्स का, और जो कि क्लास 10 से बिलोंग करता है, और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। तो आज हम लोग फेडरलिज्म के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो वीडियो करते हैं शुरू। तो फेडरलिज्म में अगर आपको याद हो तो हमने इससे रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज़ को भी हमने कहने की किया है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग डेफिनेटली असर्शन एंड रीज़न बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग इससे पहले की वीडियो भी मेरी देख चुके होंगे और कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं देखी है तो आपके पास मौका है अभी भी, और टर्म फर्स्ट के आपको पता है एग्ज़ाम भी आने वाले नज़दीक। तो अभी भी आप लोग जो है रिकैप्चुलेशन कर सकते हो चैप्टर को। ठीक है, मैंने एमसीक्यूज़ भी बना रखे हैं बहुत से वीडियोज़ में। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं, है ना जी। चलिए तो करते हैं शुरू अब, है ना। लास्ट टाइम भी हमने इस पर डिस्कस किया था, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। असर्शन जो रीज़न टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको जो है बेसिकली आपको चार ऑप्शन रहेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगी। ठीक है, एक तो रहेगा आपका उसमें असर्शन, एक रहेगा उसमें रीज़न, और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ऑप्शन ए जैसे कि उसमें रहेगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, मीन्स असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस का अर्थ समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो उसमें ऑप्शन बी रहेगा वो रहेगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब कहीं ना कहीं जो असर्शन और जो रीज़न है दोनों के दोनों सत्य हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मगर जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुने। नेक्स्ट पॉइंट सी बहुत नॉर्मल है, जैसे ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, मतलब असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग। ऑप्शन डी में रहेगा आपका असर्शन इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट, कहीं ना कहीं जो असर्शन है, जो कथन है वो रॉन्ग है, और जो उसका कारण है, जो रीज़न है वो करेक्ट है यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। ओके, सबको साफ दिख रहा होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स हैं वेरियस, उनके बीच में। तो ये तो है असर्शन, ठीक है, कथन है, नॉर्मल है और बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, रीज़न क्या बताया गया इसका? यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आमतौर पर देखा जाता है कि जो फेडरेशन है उसमें सिर्फ एक एक लेवल की ही गवर्नमेंट होती है। क्या ये ठीक बात कह रहा है कहीं ना कहीं? रीज़न क्या है? रीज़न इज़ रॉन्ग बट असर्शन इज़ करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी रहेगा एकदम करेक्ट। और ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर देखिए, असर्शन इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 131 में दिया गया है असर्शन कुछ इस तरह से, बेल्जियम एंड स्पेन हैज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। बेल्जियम और जो स्पेन है ना, वो कहीं ना कहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करते हैं। इसका रीज़न दिया गया है, अ बिग कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ऑप्शन ए क्या है अगर आपको पता हो एक बार दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया है। कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो सही से एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है, सब सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है पॉइंट ए को या असर्शन को, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया है। ओके, आई होप, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इज़ अ फेडरेशन। इसका रीज़न दिया गया है, पावर रिसाइड्स विद द सेंट्रल अथॉरिटी। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ए, करेक्ट है। कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है इंडियन इज़ अ फेडरेशन को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम। इसका रीज़न बताया गया है,
अंडर अ यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने लगाया है ऑप्शन बी। इट मीन्स असर्शन एंड रीज़न तो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। असर्शन और रीज़न क्या है भाई, दोनों करेक्ट हैं, मगर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है ए की, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया है। देखिए, देख लेते हैं एक बार ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऊपर देखिए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया है। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, असर्शन दिया गया है द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड करंट लिस्ट आर कंसिडर्ड एज अ रेजिडरी सब्जेक्ट। भाई क्या कह रहा है ये कथन, क्या कह रहा है ये असर्शन, क्या कह रहा है कि वो सभी मामले जो यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं, ना तो स्टेट लिस्ट में होते हैं, ना तो करंट लिस्ट में शामिल होते हैं, उनको क्या बताया गया है, वो किससे संबंधित होते हैं, रेजिडरी सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब रीज़न देखिए इसका क्या बताया गया है, द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड दैट केम आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड थस कुड नॉट बी क्लासिफाइड। ये जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें जितनी चीज़ें शामिल है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही जो है उनको कहीं ना कहीं बनाया गया, ठीक है। एंड थस कुड नॉट बी क्लासिफाइड, और जिस वजह से इनको क्लासीफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो सही से करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो दे रहा है ना, क्यों, सही बात है। असर्शन की वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्या रीज़न दे रहा है ना, बिल्कुल। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इट मीन्स ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ एक्सप्लेनिंग ऑफ ए, आर इज़ एक्सप्लेनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ बढ़ते हैं। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने घोषणा करी कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा। अब रीज़न बताया गया है, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ बोथ ब्रिटिश रूल टेरिटरीज एज वेल एज मैनी प्रिंसली स्टेट, क्योंकि जो इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल टेरिटरीज और कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट के मिलकर हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, कह रहा है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे हमने लगाया है आंसर ए, मतलब ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक द चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक द चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सिंपल है कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सही बात है। रीज़न बताया गया है, बोथ द हाउसेज हैव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली। बोथ द हाउसेज हैव पावर टू अमेंड, दोनों हाउसेज को कहीं ना कहीं पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिपेंडेंटली जो है उस पर अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन डी लगाया है, ऑप्शन असर्शन कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, और रीज़न जो इसका एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हम लोग डी लगाएंगे, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ आते हैं। असर्शन दिया गया है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो न्याय अधिकार है, ठीक है, वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफाइड है, जिनको कि पहले से बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, ठीक है। तो इसका रीज़न बताया हुआ है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। उसमें दोनों ये तो कहने की करेक्ट है ना। और मगर हम लोग कहने के पाते हैं जो रीज़न है वो कहने की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है असर्शन की, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। तो 138 में हम लोग देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आपने चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा तो ये आपको याद आ जाएगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत से बैरियर्स लगा दिए थे, इम्पोज मतलब थोप दिए थे, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ताकि विदेशी कंपनी हमारे देश में ना आ सके।
आज़ादी के बाद, क्योंकि हम जो इंडियंस थे, जो इंडिया था वो ऑलरेडी पहले ही क्या है उसको लूट गई थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो ये तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न की बात करते हैं तो रीज़न में हम लोग देखते हैं, द बैरियर्स वर इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट द नेटिव क्राफ्ट्समैन एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। द बैरियर्स वर इम्पोज्ड, देखिए ये जो बैरियर्स लगा दिए गए थे कहीं ना कहीं, और ये क्यों लगाए गए थे, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको? नेटिव क्राफ्ट्समैन को। नेटिव मतलब क्या होता है? जो वहाँ के मूल निवासी हैं, है ना, जो हमारे इंडिया के क्राफ्ट्समैन थे, या फिर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, जो जिन्हें हम बोल सकते हैं घरेलू एक तरह से जो चीज़ें बनाने वाले जो लोग थे, है ना, उनको, ताकि फ़ॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये तो दोनों के दोनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सही है। असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों करेक्ट है। और जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं, हम लोग पा रहे हैं कि असर्शन की ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है असर्शन को सही से करेक्ट एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन ए लगाएंगे। और ऑप्शन ए क्या होता है? ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी इज़ आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। रीज़न, इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग सुप्रीमेसी ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल ओवर अदर्स। तो यहाँ पे हमने लगाया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बोलता है कि ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140 की तरफ बढ़ते हैं। 140 बताया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1954। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को बनाया गया था सन 1954 में। द कमेटी वाज फॉर्म्ड टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। और इस कमेटी को बनाने का जो मेन मकसद था कहीं ना कहीं वो ये था, ताकि जो है नए स्टेट्स जो है वो भाषा के आधार पे कहीं ना कहीं उनका क्रिएशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमने इसको लगाया है। और ऑप्शन ए क्या बोलता है? असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 142 में बताया गया, असर्शन दिया गया है, कोलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग डर्थ ऑफ कॉल इन द कंट्री। इसका रीज़न दिया गया है, इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग कॉल क्राइसिस। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन रहेगा डी। और ऑप्शन डी क्या बोलता है? कहने के जो असर्शन है, ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल रॉन्ग है और जो आर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 143 की तरफ बढ़ के आती हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, कथन क्या है, असर्शन क्या है। फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। जो फेडरेशन है उनको कहने की उनकी तुलना की जाती है किसके साथ? यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ। इसका रीज़न दिया गया है, बोथ द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। कि जो फेडरल और जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, दोनों की दोनों कहीं ना कहीं ये सेपरेट होती है, और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए जवाबदेही देने के लिए कहीं ना कहीं अलग है, मतलब। ठीक है, बोथ द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दोनों की दोनों जो है लोगों के लिए अलग तरह से जिम्मेवार होती है, या सेपरेटली जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन बी लगाया है। और ऑप्शन बी क्या बोलता है कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, मगर जो आर है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है ए की। ठीक है, मतलब कहने का इरेलेवेंट है। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 144, पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। पावर को जो है डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है आपको पता होगा, जब पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है लेकर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को या थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को दे दी जाती है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो रीज़न बताया गया है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड कैन नॉट बी रन थ्रू 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई इंडिया जैसे एक बहुत कहने का ये विशाल कंट्री है और बहुत वास्ट कंट्री है कहीं ना कहीं, और हम इसको कहीं ना कहीं रन नहीं कर सकते हैं 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके ऑप्शन सी लगाया। और सी क्यों लगाया है? असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, मगर जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है। भाई 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के बेस पे तो हम लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं सही बात है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमने लगाया है, मतलब असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग।
क्वेश्चन नंबर 145 तरफ देखें तो 145 में हमें देखा कि असर्शन दिया गया है कि व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर को जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से थर्ड काइंड ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट को जैसे लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, जो कि अभी हमने आपको बताया ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब रीज़न बताया गया है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ये जो इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या रहा है, कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन को हमने क्यों बढ़ावा दिया है, क्योंकि हम लोग पाते हैं कहीं ना कहीं कि जो हमारे देश में एक तो लार्ज नंबर में पॉपुलेशन रहती है और उनसे रिलेटेड बहुत सी लार्ज नंबर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी है, इश्यूज़ भी है, जिनको सेटल जो हम लोग है लोकल लेवल के बेस पे ही कर पाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका ऑप्शन ए लगाया है, मतलब कहीं ना कहीं असर्शन और जो रीज़न है दोनों करेक्ट हैं, और जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन की। तो यहाँ पे इसीलिए हमने ऑप्शन ए लगाया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ बढ़ते हैं। अ मेजर स्टेप टुवार्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं स्टेप लिया गया किसकी तरफ, टुवार्ड्स मतलब की तरफ, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है इंडिया में। और ये कब लिया गया है, 1992 में। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं चेंज भी किया गया। ठीक है, और रीज़न बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी वाज मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। भाई कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अमेंड किया, और इसलिए किया कहीं ना कहीं कि जो थर्ड टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावर मिल सके, है ना, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन और जो रीज़न है वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, और जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर क्या लगाया है, ए लगाया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे असर्शन दिया गया है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे रीज़न दिया गया है, इट मेड डेमोक्रेसी वीक। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को वीक बनाता है। नहीं, ये तो गलत है ना भाई। तो इसीलिए हमने क्या किया, ऑप्शन सी लगाया है। और ऑप्शन सी क्या बोलता है, असर्शन आपका राइट है, मगर रीज़न क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन सी लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। असर्शन दिया, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज म्यूनसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। इसका रीज़न बताया गया है, बोथ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि जो असर्शन और जो रीज़न है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हैं। ठीक है, मगर जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है असर्शन की, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसका ऑप्शन बी लगाया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 149। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। रीज़न, मेयर इज़ द हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, जिला परिषद चेयरपर्सन जो है वो कहीं ना कहीं होता है पॉलिटिकल हेड किसका, जिला परिषद का। और मेयर जो है वो कहीं ना कहीं हेड है म्यूनसिपैलिटीज़ का। तो हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ बात कर रहा है जिला परिषद चेयरपर्सन की, और यहाँ नीचे बात कर रहा है म्यूनसिपैलिटीज़ की। तो कहीं ना कहीं इरेलेवेंट है ना, है ना, दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इरेलेवेंट है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हैं, A and R both are true, but R is not the correct explanation of A, right? इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी को लगाया है। तो आई होप गाइज आपको कहीं ना कहीं वीडियो को समझ पाए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है इतने प्यार जो है कहीं ना कहीं दिखाते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप लोगों की तरफ से दिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं कि यार मतलब और ज़्यादा अच्छी तरह से वीडियो बना पाएँ आपके लिए। ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।